गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसका हम पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नर जननांग की संरचना, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन, उसके अंदर फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्र जननालिकाओं की संरचना हम समझ चुके हैं। और उसके बाद हम शुक्र जननालिकाओं के बाद में एक टॉपिक समझा था किस प्रकार नर और मादा जननांग विकसित होते हैं, उनमें किस प्रकार से नर जननांग और मादा जननांगों का विकास होता है, उसमें पाए जाने वाले जीन के बेस पर। और फिर हमने पढ़ा था युग्मक जनन। युग्मक जनन ने हम जो युग्मक का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, वो दो प्रोसेस के द्वारा पूरा होता है। उसका फर्स्ट प्रोसेस जो है वो हम पूरा कर चुके हैं, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोसिस या शुक्राणु पूर्व का निर्माण। ये हम समझ चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी दे रखा है। भी शुक्राणु पूर्व बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो सेल होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो जनन उपकला सेल से बनती है, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं इसको, हिंदी में भी स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जो अवस्था है वो विभाजन प्रावस्था है, जिसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। दूसरी जो होती है ग्रोथ फेज है, जिसको हम वृद्धि प्रावस्था बोलते हैं। और थर्ड जो होती है वो मैच्योरेशन फेज। इसको 3 चरणों में वो क्या करता है, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, दूसरी होती है ग्रोथ और तीसरी होती है मैच्योरेशन, जिसको हम बोलते हैं गुणन प्रावस्था, इसको हम बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था और इसको हम बोलते हैं परिपक्वन प्रावस्था। इन पूरे तीनों प्रोसेस के द्वारा, या तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो 4 हैप्लॉइड या अगुणित क्या बनाती है, स्पर्मेटिड बनाती है। स्पर्मेटिड मीन्स पूर्व शुक्राणु, शुक्राणु से पहले की अवस्था, या आप ये कहें कि अपरिपक्व शुक्राणु की संरचना बनाती है स्पर्मेटिड, जो एक पूरी कोशिका होती है जिसके अंदर केंद्रक होता है, बाकी सभी ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं। गोल्जी गोएस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, उसके अंदर हर तरह के ऑर्गन जो एक नॉर्मल सेल में होते हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोसिस। इनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोसिस या शुक्राणु पूर्व का निर्माण। इससे शुक्राणु के निर्माण को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, या हम इसको बोलते हैं शुक्राणु कायांतरण। हिंदी में से क्या बोलेंगे, शुक्राणु कायांतरण। जिससे क्या बनेगा, स्पर्म का निर्माण होगा, एक मैच्योर या परिपक्व शुक्राणु का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पर एक परिपक्व शुक्राणु की संरचना जो दी गई है, लेकिन ये संरचना बनती कैसे है, एक स्पर्मेटिड जो स्पर्मेटोसाइटोसिस या शुक्राणु पूर्व का निर्माण एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से होता है। उस कोशिका से एक अपरिपक्व शुक्राणु जो होता है वो किस प्रकार एक परिपक्व शुक्राणु बदलता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो हम समझेंगे। क्योंकि एक जो स्पर्मेटिड होती है या पूर्व शुक्राणु होता है वो एचल होता है या नॉन मोटाइल होता है, इसमें गति करने की क्षमता नहीं होती, और इसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऐसे सेल ऑर्गन पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये इसको गति करने में बाधा डालते हैं, मतलब कि उनका उस शुक्राणु के लिए कोई उसका यूज़फुल नहीं है, वो उसको कहीं पर भी गति करने में बाधा डालेंगे तो उसका वजन ज़्यादा होता है, उसके अंदर गति करने के लिए किसी तरह का ऑर्गन नहीं पाए जाते, तो उसका क्या होता है, फिर कायांतरण होता है। कायांतरण मीन्स उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस किस किस में कैसे आते हैं वो हम समझेंगे। एक नॉर्मल कोशिका किस प्रकार शुक्राणु बदलती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु कायांतरण। तो हम उसी को समझते हैं क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो युग्मक जनन का ये पहला प्रोसेस था और ये दूसरा प्रोसेस है। इन दोनों प्रोसेस को पूरा होने के बाद में एक परिपक्व शुक्राणु बन जाता है। कैसे बनता है हम उसको समझते हैं। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु का निर्माण, स्पर्मियोजेनेसिस।
शुक्राणु का निर्माण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। या एक स्पर्मेटिड सेल जो होती है वो किस प्रकार अपने आप को स्पर्मेटिड या पूर्व शुक्राणु जो होता है किसमें बदलता है, शुक्राणु में बदलता है। तो कैसे बदलेगा हम उसको समझेंगे आज। तो यहाँ पर एक नॉर्मल कोशिका, एक नॉर्मल जो शुक्राणु कोशिका होती है जिसको हम स्पर्मेटिड बोलते हैं, उस स्पर्मेटिड के अंदर पाया जाता है केंद्रक, न्यूक्लियस। जो भी सेल के ऑर्गन है, गोल्जी बॉडी, इसको गोल्जी काय बोलते हैं। तीसरा हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, फोर्थ इसमें लाइसोसोम, सेंट्रियोल जंतु कोशिका है तो उसमें तारकाय भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो मुख्य रूप से ये कोशिका के अंग जो होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य, तारकाय, लाइसोसोम, अंतःप्रदेवी जालिका, गोल्जी काय, ये सभी कोशिकीय अंग जो होते हैं अपने आप को कायांतरित करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं और एक परिपक्व शुक्राणु के अंदर बदलते हैं। तो उसमें क्या क्या चेंज आता है, किस प्रकार से चेंज आता है, तो यहाँ पर आपको संरचना दिखाई दे रही है। होता क्या है, देखो इस संरचना को हम समझते हैं किस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखो ये शुक्राणु का क्या है, हेड, जिसको हम बोलते हैं शीर्ष। इस शीर्ष के अंदर पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक जो है उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो समझते हैं पहले भी। इसके शीर्ष में क्या परिवर्तन होता है हम उसको डिटेल में समझेंगे, क्या क्या परिवर्तन होता है वो संरचना देखते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या परिवर्तन होगा, उसके अंदर पाई जाने वाली हिस्टोन प्रोटीन जो होती है केंद्र की, वो उसके चारों ओर, गुणसूत्र के चारों ओर अपने आप को पूरी तरह से पैक कर लेती है। हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो वहाँ से क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, वो वहाँ से नष्ट हो जाती है। नॉन हिस्टोन, ये तो दोनों जुड़ जाते हैं आपस में और उसकी क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं। पैकिंग किस प्रकार से होती है हम समझ चुके हैं। पैकेजिंग, जो डीएनए की पैकेजिंग होती है वो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ जाती है। पैकेजिंग विधि समझना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, वो पूरी डिटेल वहाँ से उस वीडियो से आप समझ सकते हो। हिस्टोन प्लस डीएनए जुड़ जाते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरे केंद्रक के जो प्रोटीन पदार्थ हैं जो सेल के लिए किसी काम के नहीं हैं, सिर्फ क्रोमोसोम को छोड़कर, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम से जो स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, अनुवांशिक सूचनाएं जो होती हैं, उस सूचनाओं से संबंधित चीज़ों के अलावा सभी न्यूक्लियस के पार्ट जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये केंद्रक में होने वाला परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन होता है गोल्जी बॉडी, या हम इसको बोलते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय जो होता है वो उस केंद्रक के, जो केंद्रक है उसके शीर्ष भाग पर आकर प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल बनाता है। प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल या पूर्व एक्रोसोम कणिका, और वो पूर्व एक्रोसोम कणिका जो होती है वो आगे जाकर इसके एक्रोसोम का निर्माण करती है। यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको शीर्ष के ऊपर, एक्रोसोम की संरचना पाई जाती है। इस एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है, ये जब निषेचन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के समय ये एग मेम्ब्रेन को या अंड की झिल्ली को घोलने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर विशेष टाइप के हाई एल्यूरिनेडेज
इसको हाई एल्यूमिनोडेज एंजाइम और स्पर्म लाइसिन एंजाइम कहते हैं, जिसकी सहायता से निषेचन के समय क्या करता है, जब ये स्पर्म गति करते हुए एग सेल के पास जाता है तो वहाँ पर निषेचन के लिए उस एग मेम्ब्रेन को, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घोलने का काम करेगा, तो वो उसके शीर्ष पर पाया जाता है और वो सब एक्रोसोम के अंदर भर दिया जाता है। इसके साथ साथ थर्ड जो परिवर्तन होता है वो होता है सेंट्रियोल, जिसको तारककाय बोलते हैं। तारककाय हमने बोला था, स्ट्रक्चर देखी थी कि सेंट्रोसोम पाए जाते हैं जिसमें दो सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ समकोण के ऊपर व्यवस्थित होते हैं और उन दोनों को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम तारक केंद्रक। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को समझना है तो सेंट्रियोल की पूरी स्ट्रक्चर का वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सेंट्रियोल क्या होता है, उसमें फिलामेंट पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ पर सेंट्रियोल अपने आप को विभाजित कर लेता है और वो कहाँ आ जाता है, न्यूक्लियस के पीछे आ जाता है। यहाँ पर केंद्रक, यहाँ पर जो गोल्जी बॉडी थी वो शीर्ष पर चला जाता है, जो न्यूक्लिक मटेरियल है, डीएनए है प्लस हिस्टोन प्रोटीन है वो यहाँ पर पैक हो जाते हैं, बाकी आरएनए वगैरह सब वहाँ से हट जाते हैं, प्रोटीन एक्स्ट्रा कोई पड़ी है तो भी वहाँ से नष्ट हो जाती है। केवल आनुवंशिक सूचनाओं से संबंधित मटेरियल इस केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक के ऊपर एक्रोसोम, गोल्जी बॉडी अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है एक्रोसोम के रूप में। इसके नीचे केंद्रक के जस्ट पीछे जो सेंट्रियोल है, तारक केंद्रक है, वो क्या करता है, अपने आप को विभाजित कर लेता है और एक तारक केंद्रक बिल्कुल केंद्रक के बिल्कुल जस्ट नीचे स्थित हो जाता है। उसको हम बोलते हैं समीपस्थ तारक केंद्रक या प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। दूसरा तारक केंद्रक जो होता है वो उससे थोड़ा दूर या केंद्रक से थोड़ा दूर होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं दूरस्थ सेंट्रियोल या डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल या समीपस्थ तारक केंद्रक, ये केंद्रक के साथ ही या केंद्रक के लगभग नज़दीक रहता है, ये केंद्रक के साथ ही रहता है। और ये पूरी संरचना जो एक्रोसोम और केंद्रक और समीपस्थ केंद्रक जो होते हैं ये मिलकर बनाते हैं हेड और नेक। नेक क्या होगा, जिसके अंदर ये तारक केंद्र अपने आप को व्यवस्थित करेंगे, वो उसकी गर्दन बनाएंगे। जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम और केंद्रक जिस भाग से जुड़े होते हैं उस भाग को हम बोलते हैं परफोरेट्रियम। उसे क्या बोलते हैं, परफोरेट्रियम के द्वारा वो वहाँ पर एक छोटा सा संकुचन है जो एक्रोसोम को केंद्रक से अलग रखता है और उस पूरी संरचना को क्या बोलते हैं हम, परफोरेट्रियम। तो यहाँ पर ये संरचना जो है केंद्रक, गोल्जी बॉडी, ये संरचनाएं इसके हेड में पाई जाती है। सेंट्रियोल जो है वो नेक प्लस हेड दोनों के साथ ज्वाइंट का काम करते हैं। इसमें समीपस्थ तारक केंद्रक और दूरस्थ तारक केंद्रक जो होते हैं आपस में पाए जाते हैं। फिर फोर्थ जो परिवर्तन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से ये एनर्जी के सोर्स हैं। जब क्रोमोसोम को मूवमेंट करनी होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया ही मूवमेंट करते हैं। तो दूरस्थ सेंट्रियोल जो होती हैं वहाँ से एक अक्षीय तंतु निकलता है जो पूरे क्रोमोसोम की पूंछ बनाता है और उसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, जो उस अक्षीय तंतु को गति करने के लिए एनर्जी मिलेगी। तो उस एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल रूप से अपने साथ पूरी तरह से, इसमें 4 या 5 माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे क्रोमोसोम के अंदर, पूरी तरह से 5 से 6 माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं क्रोमोसोम के अंदर व्यवस्थित होते हैं और सभी माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो उसके अक्षीय तंतु के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं ताकि एनर्जी, उसको जो मूवमेंट होगी लिक्विड मीडियम के अंदर जो मूवमेंट करे तो एनर्जी चाहिए। और ये सभी जो पार्ट है वो बनाते हैं मध्य भाग। क्या बनाते हैं ये, मध्य भाग या मिडल पीस, मिडल पीस बनाते हैं। इसके बाद एक रिंग सेंट्रियोल पाया जाता है। ये भी एनर्जी का सोर्स होता है जो अक्षीय तंतु को एनर्जी ट्रांसफर करता है माइटोकॉन्ड्रिया से आगे अक्षीय तंतु तक। यहाँ से दूरस्थ सेंट्रियोल से फिलामेंट निकलता है। फिलामेंट जो है वो क्या होगा, उनके सेंट्रियोल में अरेंजमेंट होगा 9+2 के अरेंजमेंट में ये अक्षीय तंतु पाए जाते हैं जो उस सेंट्रियोल से पाए जाते हैं। 9+2 का अरेंजमेंट क्या होता है, तो सेंट्रियोल की वीडियो आप समझोगे तो वहाँ पर 9 फिलामेंट ABC के क्रम में
जो प्रोटोफिलामेंट होते हैं वो अरेंज होते हैं परिधीय भाग में, और 2 फिलामेंट जो होते हैं वो केंद्रीय भाग में होते हैं। उनकी पूरी संरचना यदि समझनी है, सेंट्रियोल होता है क्या, 9+2 रेजिमेंट क्या होता है, तो इसके लिए इस सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में ही वीडियो का लिंक दे रखा है, तारक केंद्र की संरचना, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। तो पूरा एक क्या बनाता है, एक अक्षीय फिलामेंट बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनिम बोलते हैं। और फिर उसके बाद 5th भाग है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य वाला भाग जो है वो इस पूरे एक्सोनियम के चारों ओर लिपट जाता है या उसके चारों ओर एक संरचना बना लेता है, और उस पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रवी आवरण, साइटोप्लाज्मिक शीथ। क्या बोलेंगे इसको, साइटोप्लाज्मिक शीथ कहते हैं, या उसके चारों ओर पूरा ये भाग क्या कहलाएगा, टेल कहलाएगा। लेकिन पूंछ के अंतिम भाग में या टेल के अंतिम भाग में शीथ एब्सेंट होती है और वो कहलाती है नेक्ड टेल या नग्न पूंछ, जिसके ऊपर जो साइटोप्लाज्मिक शीथ है या कोशिका द्रव्य आवरण है वो पूरी तरह से क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर कोशिका के या उस स्पर्मेटिड सेल के शुक्राणु पूर्व कोशिका के वही भाग को इस क्रोमोसोम के साथ रहते हैं और उस क्रोमोसोम को मॉडिफाई करते हैं, कायांतरित करते हैं, और कायांतरित करके उस स्पर्मेटिड को पूर्व शुक्राणु को एक परिपक्व शुक्राणु में बदल देते हैं। बाकी जितने भी उसके सेल के ऑर्गन हैं वो सेल के ऑर्गन खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो किसी भी तरीके से इस क्रोमोसोम के साथ जुड़े, जैसे अंतःप्रदेश जालिका है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ये सभी के सभी वहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करना और निषेचन के लिए अंडे तक या एग सेल तक लेकर जाना। तो अनुवांशिक सूचनाओं को ले जाने के लिए केंद्रक जिम्मेदार है, एग मेम्ब्रेन को घोलने के लिए, क्योंकि एग मेम्ब्रेन जब तक घुलेगी नहीं, उसके अंदर शुक्राणु प्रवेश नहीं करेगा, तो उसके लिए उसके ऊपर एक्रोसोम पाया जाता है। उसको गति करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, और सेंट्रियोल इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम इसको निषेचन में पढ़ेंगे भी। समीपस्थ सेंट्रियोल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये केंद्रक के साथ जुड़ा रहता है, और निषेचन के बाद ध्रुव सेंट्रियोल अलग हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया लगेगी। निषेचन की बात समझेंगे, निषेचन में क्या होता है। आज हमने समझा कि इस प्रकार एक पूर्व शुक्राणु जो होती है वो किस प्रकार एक परिपक्व या चल शुक्राणु में बदलती है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे किस प्रकार मादा जननांग की संरचना, उसके पार्ट्स, और उसके बाद इसी तरह से उसमें युग्मक निर्माण और उसके अंदर ओम की संरचना समझेंगे क्या पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही है। ये एक शुक्राणु की संरचना है, और जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट थे, स्पर्मेटोसाइटोसिस, और आज हमने पढ़ा स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्राणु पूर्व शुक्राणु से शुक्राणु का निर्माण। धन्यवाद।